हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज स्काईफॉल फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 23वीं और डैनियल क्रेग की तीसरी फिल्म है। ये फिल्म बाकी जेम्स बॉन्ड फिल्म से काफ़ी हटकर है क्योंकि इसमें पूरी MI6 ही संकट में आ गई है। इस फिल्म में आपको बेन विशॉप भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने परफ्यूम जैसी शानदार फिल्म करी है। परफ्यूम फिल्म को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम स्काईफॉल को एक्सप्लेन करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में बॉन्ड एक होटल के कमरे में घुसता दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर बॉन्ड को 2 एजेंट्स की डेड बॉडी दिखती है और तीसरा एजेंट रॉनसन काफ़ी जख्मी हालत में दिखाई देता है। बॉन्ड की नज़र वहाँ पर पड़े लैपटॉप पर पड़ती है और वो देखता है कि उसमें से हार्ड ड्राइव निकल चुकी है। बॉन्ड ये इन्फॉर्मेशन एम को देता है और रॉनसन का ब्लड रोकने की कोशिश करता है, पर एम उसको तुरंत वहाँ से उस आदमी के पीछे जाने के लिए कहती है जिसके पास ये हार्ड ड्राइव है। इससे ये मालूम चलता है कि ये हार्ड ड्राइव MI6 के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। अब बॉन्ड के बाहर निकलते ही कार से एक दूसरी एजेंट मनी पेनी आ जाती है और ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी इनके आगे अपनी कार से वहाँ से भाग रहा होता है। बॉन्ड अपनी गाड़ी से इस गाड़ी को बुरी तरह टकराता है जिससे उस आदमी की गाड़ी आगे जाकर पलट जाती है। अब वो आदमी इसके बाद कार से बाहर आता है और इसके बाद इनके बीच में एक दूसरे पर काफ़ी फायरिंग होती है। वो आदमी वहाँ से एक बाइक पर बैठकर भागने लगता है। बॉन्ड भी उसका पीछा वहाँ पर खड़ी एक बाइक से करता है। वो आदमी भागते भागते एक ट्रेन की छत पर आ जाता है और बॉन्ड को भी उसको पकड़ने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, पर मनी पेनी अपनी कार से ही इनका पीछा कर रही होती है। बॉन्ड और इस आदमी की लड़ाई चल रही होती है और इसमें बॉन्ड के कंधे पर एक गोली भी लगती है, पर बॉन्ड किसी तरीके उस आदमी को पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच उस हार्ड ड्राइव के लिए काफ़ी फाइट हो रही होती है। और अब एक ऐसा मोमेंट आता है जब ट्रेन को एक टनल के अंदर जाना होता है और मनी पेनी इससे आगे नहीं जा सकती थी। मनी पेनी के हाथ में एक स्नाइपर राइफल होती है और वो उस आदमी पर निशाना लगाती है, पर वो आदमी और बॉन्ड बुरी तरह लड़ रहे होते हैं और काफ़ी हिल रहे होते हैं, तो मनी पेनी अपना सही से निशाना नहीं लगा पा रही होती है। एम से कहती है कि ये गोली शायद बॉन्ड को भी लग सकती है, तो एम उससे कहती है कि टेक द ब्लडी शॉट, और एम के ये कहते ही मनी पेनी गोली चलाती है और वो गोली सीधा जाकर बॉन्ड को लगती है और वो बॉन्ड नीचे पानी में गिर जाता है। वो आदमी हार्ड ड्राइव लेकर वहाँ से निकल जाता है और बॉन्ड की लाश एक झरने से हमें नीचे गिरते हुए दिखाई देती है। अब इसके कुछ टाइम बाद एम बॉन्ड का ऑबिट्यूरी यानी कि शोक संदेश टाइप करती है। इसके अगले दिन एम को मैलोरी से मिलने के लिए मंत्रालय बुलाया जाता है। मैलोरी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी का नया चेयरमैन है। वो एम को बताता है कि उस हार्ड ड्राइव को लेकर प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कंसर्न है, उसमें नाटो के सारे एजेंट्स की जानकारी है। वो एम से कहता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लीजिए, अदरवाइज़ हमें आपको आपके पद से हटाना होगा। वहाँ से निकलने के बाद जब एम अपने सेक्रेटरी के साथ अपनी कार में होती है तो वो उसे बताता है कि कोई हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है और एम उसे पता करने के लिए कहती है। तो वो बताता है कि ये MI6 के नेटवर्क में ही हो रहा है और इसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो आपका ही है। इसके बाद स्क्रीन पर एम का मजाक बनाया जाता है और एक मैसेज लिख कर आता है, थिंक ऑन योर सेंस। ये देखने के बाद एम हेडक्वार्टर के लिए वापस आ रही होती है, पर उसे रास्ते में ही हेडक्वार्टर से थोड़ी ही दूर पर पुलिस वाले रोक लेते हैं और तभी वहाँ पर MI6 के ऑफिस में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बॉन्ड जिंदा बच गया है और वो एक लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है। इसके बाद बॉन्ड बीच साइड बार में जाता है और वहाँ जहरीले बिच्छू को अपने हाथ में रखकर विस्की का गिलास पीता है। बॉन्ड रात भर इसी बार में ही रहता है और सुबह वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि लंदन में MI6 के ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। यहाँ से फिर से सीन एम पर शिफ्ट होता है, जो ब्लास्ट में मारे गए लोगों के कॉफिन्स के पास खड़ी होती है और कहती है कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। एम इसके बाद अपने घर पर आती है और वो वहाँ पर बॉन्ड को देखती है। एम बॉन्ड को ज़िंदा देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। बॉन्ड एम को बताता है कि उसने MI6 पर हमले की न्यूज़ सुनी। बॉन्ड उससे साथ ही में पूछता भी है, क्या रॉनसन जिंदा बचा। एम के ना कहने पर बॉन्ड को एम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर अभी MI6 पर मुसीबत आई होती है, इसीलिए वो दोबारा से काम पर आना चाहता है। एम उससे कहती है कि उसे दोबारा से MI6 ज्वाइन करने के लिए अपने फिजिकल और मेंटल टेस्ट कंप्लीट करने होंगे। इसके अगले दिन बॉन्ड एम के सेक्रेटरी टैनर के साथ MI6 के नए ऑफिस में जाता है, जो कि एक बंकर में बना होता है। टैनर उसे बताता है कि यह आदमी बहुत ही चालाक है, इसने हमारे सिस्टम्स हैक करके हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को डीएक्टिवेट किया और फिर ब्लास्ट किया। हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पीछे कौन है।
ऑफिस पहुंचने पर बॉन्ड का मार्क्समैनशिप का यानी कि शूटिंग का टेस्ट होता है, जिसमें बॉन्ड का एक भी निशाना सही से नहीं लगता है। इसके बाद बॉन्ड का फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें स्काईफॉल का नाम सुनने पर बॉन्ड कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद बॉन्ड की मुलाकात मनी पेनी से होती है। वो बॉन्ड को सॉरी बोलती है और बताती है कि उस दिन के बाद से उसे फील्ड वर्क से टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो पेपर वर्क देखती है। इसके बाद बॉन्ड को एम के केबिन में बुलाया जाता है। वहाँ पर मैलेरी की भी एंट्री होती है। एम मैलेरी को बॉन्ड से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि बॉन्ड ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और वो अब दोबारा से एक्टिव हो गया है। यहाँ पर मैलेरी बॉन्ड को कुछ दिन और आराम करने के लिए कहता है, पर बॉन्ड रिफ्यूज़ कर देता है। इसके बाद एम का सेक्रेटरी बॉन्ड को कुछ लोगों की प्रोफाइल्स दिखाता है। बॉन्ड इन 3 लोगों में से एक को पहचान जाता है, जिससे वो ट्रेन के ऊपर लड़ाई कर रहा होता है। अब बॉन्ड को बताया जाता है कि इसका नाम पैट्रिस है और सोर्सेस के हिसाब से ये अगले 48 घंटों में शंघाई जाने वाला है। अब बॉन्ड को उसका अगला मिशन मिल जाता है, जिसमें उसको इस आदमी के ज़रिए वो हार्ड ड्राइव लेनी होगी और वो शंघाई जाने के लिए रेडी है। बॉन्ड के वहाँ से निकलने के बाद एम का सेक्रेटरी एम से पूछता है क्या बॉन्ड ने वाकई टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, तो एम बताती है कि नहीं। अब इसके बाद बॉन्ड एक आर्ट म्यूज़ियम में बैठा होता है, तभी वहाँ पर क्यू की एंट्री होती है। वो बॉन्ड को शंघाई जाने के लिए पासपोर्ट और टिकट्स देता है। इसके बाद वो बॉन्ड को एक गन देता है, जो बॉन्ड के पाम प्रिंट से कोट कर दी गई होती है, मतलब कि ये गन तभी फायर करेगी जब ये बॉन्ड के हाथ में होगी। यहाँ पर क्यू बॉन्ड को एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर भी देता है, जिससे बॉन्ड की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शंघाई में, जहाँ एयरपोर्ट पर बॉन्ड को पैट्रिस आते हुए दिखाई देता है। बॉन्ड कार से पैट्रिस का पीछा करता है। पैट्रिस एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहाँ पर गार्ड को शूट कर देता है। बॉन्ड ये देखकर पैट्रिस के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर जाता है। पैट्रिस लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाता है और बॉन्ड उस लिफ्ट के नीचे लटक जाता है। पैट्रिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और बॉन्ड भी छुपकर उसे देख रहा होता है। पैट्रिस अपनी स्नाइपर राइफल असेंबल करता है और सामने वाली बिल्डिंग में, जहां कुछ लोगों की मीटिंग चल रही होती है, निशाना लगाकर बैठता है। सामने वाली बिल्डिंग से एक लड़की पैट्रिस को इशारा देती है और पैट्रिस वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद बॉन्ड और पैट्रिस की फाइट होती है। इस फाइट में बिल्डिंग पर लगा ग्लास गोलियां लगने से टूट जाता है और पैट्रिस बिल्डिंग की एज पर लटक जाता है और बॉन्ड उससे लिस्ट मांगता है, पर पैट्रिस बिना कुछ बताए ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बॉन्ड को ऐसा करते वो लड़की सामने से देख रही होती है। इसके बाद बॉन्ड पैट्रिस का सामान चेक करता है, जिसमें उसे कुछ हथियार और एक कैसीनो बार का पोकर चिप मिलता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि एम के लैपटॉप पर एक वायरस आता है। एम जैसे ही उस पर क्लिक करती है तो सीधा एक यूट्यूब वीडियो खुलता है, जिसमें MI6 के 5 एजेंट्स का नाम दिखाया जाता है, वो भी उनके असली नाम के साथ। एम अपने सेक्रेटरी टैनर को फ़ोन करके उन 5 एजेंट्स को सेफली वहाँ से निकालने के लिए बोलती है। वीडियो के लास्ट में बताया जाता है कि हर हफ्ते ऐसे ही 5 लोगों का नाम दिखाया जाएगा। वीडियो के ख़त्म होते ही पहले की तरह दोबारा लिख कर आता है, थिंक ऑन योर सेंस। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बॉन्ड पर, जो मकाऊ के उस कैसीनो बार में पहुँचता है। यहाँ पर हमें मनी पेनी भी दिखती है। बॉन्ड काउंटर पर जाकर पोकर चिप कैश करा लेता है, जिसके बदले उसको एक बैग भरकर नोट मिलते हैं। अब बॉन्ड को वो लड़की दिखाई देती है जिसने पैट्रिस को गोली चलाने का इशारा किया होता है। थोड़ी देर में वो लड़की आकर बॉन्ड से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम सेवरिन बताती है। और यहाँ पर बॉन्ड भी अपने स्टाइल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। इसके बाद सेवरिन बॉन्ड से ड्रिंक पिलाने के लिए कहती है। अब जब ये दोनों ऊपर ड्रिंक लेकर बैठे होते हैं, तब सेवरिन बॉन्ड से पूछती है, क्या तुमने ही पैट्रिस को मारा है? बॉन्ड कहता है हाँ। और जब वो पूछती है क्यों, तब बॉन्ड कहता है कि उसको उसके बॉस से मिलना है। अपने बॉस का नाम सुनकर सेवरिन थोड़ी सी डर से जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर बॉन्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हो, ये तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री कर सकता हूँ। बॉन्ड अब उसके हाथ पर टैटू दिखाता है और कहता है कि ये मकाऊ सेक्स ट्रेड का है और मुझे लगता है कि तुम्हें फ्री करने की तुम कीमत चुका रही हो। तुम मुझे बस अपने बॉस तक ले चलो, मैं तुम्हारे बॉस को मारकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सेवरिन कहती है कि शायद तुम ऐसा कर पाओ, क्योंकि मेरे जाते ही मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें मार देंगे, लेकिन अगर तुम बच जाते हो नॉर्थ हार्बर पर बर्थ नंबर 7 पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद बॉन्ड एग्जिट कर रहा होता है तो वो 3 बॉडीगार्ड्स उसे रोकते हैं और फिर इनकी फ़ाइट होती है। बॉन्ड अपने ब्रीफ केस से ही इनको मारता है और लास्ट में ब्रीफ केस मनी पेनी को देकर वहाँ से निकल जाता है। बॉन्ड इसके बाद सीधा सेवरिन के पास जाता है, जहाँ ये दोनों आपस में रोमांस करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एम और मैलेरी पर, जो टीवी में देखते हैं
कि 5 एजेंट्स में से 3 एजेंट्स को आतंकियों ने मार दिया होता है। ये देखकर मैलोरी एम से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हारे लिए एक इंक्वायरी बुलाई है और अगर इसी तरह से एजेंट्स एक्सपोज होकर मरते रहे तो शायद हमें ये खुफिया एजेंसी बंद करनी होगी। इसके बाद सीन दोबारा से बॉन्ड पर शिफ्ट होता है, जो सेवरिन के साथ उसके बॉस से मिलने एक आइलैंड पर जा रहा होता है। बॉन्ड यहाँ पर अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑन कर लेता है। अब सेवरिन के बॉस के आदमी इन दोनों को बंदी बनाकर एक सुनसान आइलैंड पर ले आते हैं और फिर इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। बॉन्ड को एक बड़े से हॉल में चेयर पर बांधकर बैठाया गया होता है। तभी इस कहानी का मेन विलन सिल्वा की एंट्री होती है। सिल्वा बॉन्ड को बताता है कि वो भी किसी टाइम में MI6 का बेहतरीन एजेंट हुआ करता था। वो कहता है कि वो एम का फेवरेट था, पर एक मिशन में उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसमें मेरा बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और इसीलिए मैं एम से बदला लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि एम तुम्हारे साथ भी ठीक ऐसा ही कर रही है। उसने तुम पर भी गोली चलवाई और तुम्हें भी मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम अपने सारे टेस्ट में फेल हुए थे, लेकिन फिर भी उसने तुमको पास कह के इस मिशन पर भेजा, ये जानते हुए कि तुम अनफिट हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे और तुम्हारे जैसे एजेंट्स की MI6 की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम मेरे साथ ही काम करो और हम लोग अपने मिशन खुद से चूज़ किया करेंगे। पर बॉन्ड उसके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देता है। इसके बाद सिल्वा बॉन्ड को लेकर अपने आदमियों के साथ बाहर आ जाता है, जहां सेवरिन को एक जगह बंदी बनाया हुआ होता है। सिल्वा सेवरिन के सर पर एक छोटा शॉट ग्लास रखता है और बॉन्ड के हाथ में गन देकर उसको मार्क्समैनशिप यानी कि शूटिंग का टेस्ट देने के लिए कहता है। यानी कि बॉन्ड को सेवरिन के सर पर रखा ग्लास फोड़ना होगा। बॉन्ड सही से निशाना नहीं लगाता, पर सिल्वर उससे गन लेकर सेवरिन को मार देता है। बॉन्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ खड़े सिल्वा के बाकी आदमियों को मार देता है और तभी वहाँ पर MI6 के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। सिल्वा को MI6 के नए अड्डे पर लाया जाता है और यहाँ पर एम सिल्वा से बात कर रही होती है। सिल्वा कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने मेरा 5 महीने तक टॉर्चर किया और मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। उस टॉर्चर से बचने के लिए मैंने साइनाइड कैप्सूल खा लिया था, पर बॉन्ड की तरह मैं भी काफ़ी लकी निकला और बच गया। पर देखो उसने मेरा क्या किया। अब सिल्वा एम को अपने दांत और मुंह में लगी प्लेट निकालकर अपना चेहरा दिखाता है, जो बुरी तरह ख़राब हो चुका था। इसके बाद एम और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। एम बॉन्ड को बताती है कि वो बहुत अच्छा एजेंट था, पर वो अपने मिशन से हटकर चाइनीज़ गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स को हैक करने लग गया था और इसी वजह से हमें उसे उसके हाल पर छोड़ना पड़ा था। एम बॉन्ड से कहती है कि मुझे जानना है कि उसके कंप्यूटर में क्या क्या मिला है। अब दिखाया जाता है कि वो अब कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की मदद से सिल्वा का डेटा ओपन कर लेता है, पर सिल्वा का डेटा एनक्रिप्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मीटिंग में काउंसिल एम पर लिस्ट खोने और एजेंट्स के मारे जाने के लिए ब्लेम करती है। अब सीन दोबारा से क्यू और बॉन्ड पर आ जाता है। बॉन्ड सिल्वा के कोड में से ग्रैंडबर वर्ड को एनालाइज करता है और क्यू इस कोड को डाल देता है। इस कोड के डालते ही इनका सिस्टम हैक हो जाता है और वहाँ पर लगे सिक्योरिटी डोर्स खुल जाते हैं। बॉन्ड भागते हुए जाकर सिल्वा को उसके प्रिजन में देखता है, पर वो वहाँ नहीं दिखता और एक सीक्रेट टनल से भाग चुका होता है। बॉन्ड भी उसको चेस करने लगता है और क्यू उसको फ़ोन पर गाइड कर रहा होता है। सिल्वा एक पुलिस वाले के भेष में मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाता है और बॉन्ड उसको यहाँ पहचान नहीं पाता, पर क्यू अपने कैमरे में ये सब देख रहा होता है और वो सिल्वा को पहचान जाता है और बॉन्ड को बताता है कि वो एक पुलिस वाले के भेष में है। और बॉन्ड यहाँ पर सिल्वा को ट्रेस करने लगता है और मेट्रो के डायरेक्शन को देखकर अंदाज़ा लगाता है सिल्वा एम को मारने के लिए जा रहा है। बॉन्ड क्यू को ये बात बोलता है और एम को सेफली वहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है, पर अब जब एम को ये बात मालूम चलती है तो वो इसे करने से रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो MI6 की इमेज मिनिस्टर के सामने बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। बॉन्ड सिल्वा को मेट्रो से बाहर निकलते हुए देख लेता है और उसे ट्रेस करता है, पर सिल्वा भीड़ में से बचकर निकल जाता है। अब सिल्वा अपने आदमियों के साथ कोर्ट में घुसता है। सब लोग पुलिस के गेटअप में होते हैं और बाहर सबको मारते हुए अंदर आते हैं। सिल्वा अंदर आकर एम पर गोली चलाता है, पर मैलोरी एम को बचा लेता है और गोली मैलोरी के कंधे पर लगती है। अब तक यहाँ पर बॉन्ड और मनी पेनी भी पहुँच गए थे। वो बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर सिल्वा और उसके आदमियों पर गोलियाँ चलाते हैं, पर यहाँ पर भी वो सिल्वा को पकड़ने में नाकाम रहते हैं और सिल्वा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बॉन्ड एम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बॉन्ड क्यू से बोलता है कि एक तरीके के फेक सिग्नल्स बनाओ जिससे अब हमारी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ सिल्वा को ही पता लग पाए। क्यू ठीक ऐसा ही करता है। अब इसके बाद बॉन्ड एक गैरेज में पहुंचता है, जहां वो एम की कार को छोड़कर अपनी विंटेज कार एस्टन मार्टिन निकालता है और उससे आगे बढ़ता है। बॉन्ड एम को लेकर स्कॉटलैंड पहुंचता है और ये बॉन्ड का पुश्तैनी घर होता है, स्काईफॉल। बॉन्ड का बचपन इसी घर में गुजरा होता है। बॉन्ड और एम घर के अंदर आते हैं।
यहाँ पर बॉन्ड को किनकेड मिलता है। बॉन्ड यहाँ पर एम को किनकेड से इंट्रोड्यूस करता है। बॉन्ड के मॉम डैड की मौत के बाद से किनकेड ही यहाँ का गेम कीपर होता है। बॉन्ड किनकेड को बताता है हथियारों के साथ तैयार रहना होगा क्योंकि कुछ लोग हमें यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं। बॉन्ड उससे अब गन रूम के बारे में पूछता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स और बाकी कई हथियार रखे हैं, पर अब वहाँ पर सिर्फ उसके डैड की एक हंटिंग राइफल रखी होती है और कुछ डायनामाइट की ब्रिक्स होती हैं। दरअसल बॉन्ड की मौत की खबर सुनने के बाद से ये सब बेच दिया गया होता है। इसके बाद किनकेड एम को घर के अंदर एक सीक्रेट टनल दिखाता है और बताता है कि अपने फादर की मौत के बाद बॉन्ड 2 दिन तक यहीं पर रहा था। बाद ये तीनों सिल्वा और उसके आदमियों के लिए अलग अलग तरीक़ों से ट्रैप सेट करते हैं। एम ऊपर लगे झूमर में से कांच के टुकड़े कर ऊपर लगाती है। ये लोग जगह जगह पर बॉम्ब फिट करते हैं। बॉन्ड घर की सारी खिड़कियां बंद कर देता है। ये सब करने के बाद ये लोग सिल्वा और उसके आदमियों का वेट करने लगते हैं। अब शाम में जैसे ही कुछ लोग इनके घर के करीब आते हैं, बॉन्ड अपनी कार से ही उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उसमें काफ़ी लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग तब भी घर के अंदर घुस जाते हैं। किनकेड और एम इन लोगों को ट्रैप में फंसा कर मारते हैं। बॉन्ड भी अब घर के अंदर आ जाता है। ये तीनों मिलकर वहाँ पर आए सभी लोगों को मार देते हैं, पर इस गोलाबारी में एक गोली एम को भी लग जाती है, पर ये बात वो बॉन्ड को नहीं बताती है। पर ये जितने भी लोग मरे होते हैं इसमें कोई भी सिल्वा नहीं होता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो घर पर बुरी तरीके से गोलियां बरसाने लगता है। इसी तरीके उससे बचते हैं। बॉन्ड इसके बाद किनकेड और एम को सीक्रेट टनल से जाने के लिए कह देता है। सिल्वा यहाँ पर अपने और भी साथियों के साथ आया होता है और ये लोग घर पर चारों तरफ से बॉम्ब फेंकने लगते हैं। बॉन्ड अपने आप को जैसे तैसे बचाता है और लास्ट में वो वहाँ पर पड़े 2 गैस सिलेंडर्स पर डायनामाइट रखकर चिंगारी दिखाकर सीक्रेट टनल में चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में ये डायनामाइट फट जाता है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें से चिंगारियाँ सिल्वर के हेलीकॉप्टर तक जाती हैं और वो भी आकर इस घर से टकरा जाता है। इस ब्लास्ट के हो जाने के बाद भी सिल्वा और उसके 2 आदमी बच जाते हैं। सिल्वा दूर से ही तहखाने की तरफ जा रहे एम और किनकेड की टॉर्च लाइट को देख लेता है। सिल्वा एम के पीछे जाता है और बॉन्ड भी टनल से निकलकर तहखाने की तरफ जाने लगता है। बॉन्ड इसके बाद सिल्वा के एक आदमी को मार देता है, पर फिर बॉन्ड को पकड़ लिया जाता है। बॉन्ड फ्रोजन लेक के ऊपर खड़ा होता है और उस पर गोलियां चलाकर इस आदमी के साथ नीचे पानी में चला जाता है। बॉन्ड इस आदमी को भी मार देता है, पर सिल्वा एम तक पहुंच चुका होता है। वह एम के पास जाता है और इसे मालूम चलता है कि एम पहले से ही घायल है, तो वो अपना सर एम के बगल में रखता है और उसको एक गन देता है और कहता है कि लो गोली चलाओ और अपनी और मेरी ज़िंदगी एक साथ ही फ्री कर दो। पर तभी बॉन्ड पीछे से एक चाकू फेंक कर सिल्वा को मार देता है। बॉन्ड एम के पास आता है और एम उसे मरते मरते बताती है कि उसने इस मिशन पर सही आदमी को भेजा था। ये कहकर एम मर जाती है। एम के मरने के बाद बॉन्ड यहाँ पर काफ़ी रोने लगता है। अब इसके कुछ दिन बाद बॉन्ड MI6 के बेस पर नज़र आता है। तब वहाँ पर मनी पेनी आती है और बताती है कि आज एम की विल पड़ी गई है और उसने तुम्हारे लिए एक बॉक्स छोड़ा हुआ है। इसमें एम की टेबल पर रखा हुआ एक डॉग होता है। इसके बाद बॉन्ड की मुलाकात मैलोरी से होती है, जो अब MI6 का नया एम बन चुका होता है। वो अब बॉन्ड को उसका अगला मिशन देता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये थी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 23वीं फिल्म स्काईफॉल की कहानी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।